हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम नए टॉपिक की तरफ चल रहे हैं जिसमें आज हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ेंगे, पावर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग जो है वो है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये क्या होता है, सब कुछ आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे, साथ के साथ पावर क्या होता है इसे भी आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक का नाम देखिए क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब टॉपिक से समझते हैं, जब भी आप किसी डिवाइस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं और उसमें कभी हीट प्रोड्यूस हो तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब भी किसी वायर में या फिर किसी डिवाइस में आप करंट फ्लो कर रहे हैं और आसपास हीट प्रोड्यूस हो रही है उसके, या फिर उस डिवाइस में हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो हम कहेंगे कि भैया हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी किसके कारण, इलेक्ट्रिक करंट के कारण। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ये इफेक्ट आपने कहीं देखा हुआ है, तो जवाब है हाँ, आप इस इफेक्ट को डेली लाइफ में रोज ही देखते हैं। तो मैं पहले एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। क्या आपने इलेक्ट्रिक आयरन की है जिसे हम प्रेस करते हैं, हिंदी में इस्त्री की है कभी आपने अपने कपड़ों पर, तो आप कहेंगे हाँ सर हमेशा करते हैं, या तो किसी से करवाते हैं या मम्मी पापा करते हैं या मैं भी करता हूँ। तो आप कहेंगे कि हाँ सर, हम जब भी स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन किया मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास किया, और इलेक्ट्रिक करंट पास होने के कारण जो हमारी प्रेस है या इस्त्री है वो क्या होने लगती है, हॉट होने लगती है, गर्म होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे कपड़े में सल जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल शायद से आपको समझ आया होगा। चलो दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। क्या आपने अपने घरों में टोस्टर देखे हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर? हाँ सर, टोस्टर देखे हैं, घर पे तो नहीं है पर पिक्चरों में बहुत देखे हैं, या फिर किसी ने घर पे भी देखा होगा। टोस्टर क्या करता है, टोस्टर में आप प्लग ऑन करते हैं और ब्रेड को डाल देते हैं, और ब्रेड जब सीख जाती है या फिर रोस्ट हो जाती है तो फिर ऊपर अपने आप बाहर आ जाती है। और सर और बताया, अच्छा लग रहा है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक हीटर भी देखा होगा। थर्ड एग्जांपल की तरफ चलते हैं, हीटर या फिर इलेक्ट्रिक गीज़र। आपके घरों में देखा होगा, पानी को गर्म करने के लिए आप हीटर या फिर गीज़र का यूज़ करते हैं। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं कुछ से मिनटों बाद, 5 मिनट 7 मिनट या 10 मिनट बाद आपका पानी गर्म हो जाता है और आप नहाने लग जाते हैं उस गर्म पानी से। या फिर आपने रूम हीटर भी देखा होगा। रूम हीटर में भी यही होता है कि आपने जैसे ही स्विच ऑन किया तो वो कमरे को गर्म करने लगता है। बल्ब, हाँ सर बल्ब भी तो एग्जाम्पल है, आप इसको क्यों भूल गए। बिल्कुल, बल्ब का भी एग्जाम्पल कभी हम ले तो बल्ब भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। सर बल्ब, हाँ बल्ब, कभी आप स्विच ऑन करें और स्विच ऑन करने के बाद 2 मिनट बाद देखें तो बल्ब गर्म हो चुका होता है, उसका फिलामेंट जो है वो हीटअप हो चुका होता है, उसकी वजह से सब कुछ गर्म हो जाता है और हीट जो है लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कितने सारे एग्जाम्पल आपको समझ आ गए होंगे। चलिए अब हम समझ में तो और भी एग्जाम्पल आ गए और एकदम से दिमाग में और भी एग्जाम्पल आपके आमने सामने गुजरने लगे होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा किसी के घर में इलेक्ट्रिक चूल्हा होता है, इलेक्ट्रिक चूल्हा रसोई घर में, जिसमें देखा होगा बटन होते हैं जिससे आप दूध गर्म कर लेते, खाना भी बना लेते हैं, पास्ता जो भी बनाना है वो बना सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल नहीं है। तो चलिए हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को लिखना शुरू करते हैं जिससे आपके नोट्स भी प्रॉपर बनते रहें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि वेन एवर इलेक्ट्रिक करंट passed through electric appliances कुछ भी हो सकते हैं आपके घर में, फ़ैन भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल में फ़ैन भी नाम दे देता हूँ या फिर हीटर नाम दे देता हूँ, और भी बहुत सारे एग्जांपल पर यहाँ पे एटसेट्रा लिख देता हूँ। whenever electric current pass through electric appliances, heating is produced। ठीक है बच्चों, क्या प्रोड्यूस होती है, हीटिंग इज प्रोड्यूस। तो दिस फिनोमिना ऑफ हीटिंग is called
दिस फिनोमिना ऑफ हीटिंग इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं बच्चों? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं आपके नोट्स भी बनाते जा रहा हूँ, आपको समझ भी आ रहा होगा, एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से क्लियर होंगे कि एग्जाम्पल में मैंने क्या क्या एग्जाम्पल दिए हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल फिर से लिखवा देता हूँ जिससे आपके नोट्स में एग्जाम्पल समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर मैं हेडिंग लिखवा देता हूँ और एग्जाम्पल कौन कौन से लिखवा रहा हूँ बच्चों देखिएगा। एग्जाम्पल में मैंने जो जो नाम दिए थे वो नाम क्या क्या है, तो बच्चों फ़ैन, हाँ सर फ़ैन हो गया पहला एग्जाम्पल। इसके बाद रूम हीटर, ये हीटर जो है रूम हीटर भी हो सकता है, पानी गर्म करने वाला भी हो सकता है, ये सारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिक टोस्टर, ये सबके आगे इलेक्ट्रिक लिखना ना भूलिएगा, इलेक्ट्रिक टोस्टर। फिर कहें और क्या है तो बच्चों इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन। इसके अलावा बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब, सबके आगे इलेक्ट्रिक बल्ब लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक लिख लीजिएगा। इसके अलावा फ्यूज़, ये फ्यूज़ क्या होता है इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी एग्जाम्पल में आप ये सब नाम डाल दे। आपसे ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है कि फ्यूज़ किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो फ्यूज़ जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करता है, ये बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो बच्चों हीटिंग इफेक्ट समझ में आ गया। हीटिंग इफेक्ट के एग्जाम्पल भी समझ में आ गए कि जब भी किसी वायर में या फिर अप्लायंसेस में हम करंट फ्लो करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। आसपास आप कहीं भी देख लें, किसी भी डिवाइस को देख लें तो वो थोड़ा सा हीटअप हो चुका है। सर थोड़ा सा हीटअप हुआ है पर इलेक्ट्रिक आयरन को आप हाथ लगाते हैं तो वो ज़्यादा हीटअप हो जाती है। तो यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि कब ज़्यादा हीटअप होगा और कब लेस हीटअप होगा। तो मैं यहाँ पर कुछ समझाने जा रहा हूँ जिसे क्या नाम दे रहा हूँ मैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। क्या बच्चों? जूल्स, ये क्या है ये सब कुछ समझाता हूँ। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बच्चों साइंटिस्ट, आपको पता है साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, साइंटिस्ट लोग जो हैं वो हमेशा स्टडी करते रहते हैं। क्या है साइंटिस्ट लोग क्या स्टडी कर रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर साइंटिस्ट की मनोधारणा समझाता हूँ वो क्या सोचते हैं। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगा, इसे आप फ़ैन भी बोल सकते हैं, और फ़ैन का रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगा। मान लो रेजिस्टेंस कितना है, R है, ये फ़ैन का रेजिस्टेंस R है, और आपने इसे किससे कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है बैटरी से, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। यहाँ पर एक स्विच लगा दिया है जो कि ऑन पोजीशन में है, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, एक एम मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, माइनस, और इधर से क्या कनेक्ट होगा, प्लस। ये आपको पहले ही समझा चुका हूँ, लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा। और इसके अक्रॉस हमने क्या कनेक्ट कर दिया है, एक वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर दिया है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है। तो ये सारे तामझाम हमने पहले से ही कर दिए हैं। ठीक है, अब जूल्स क्या कर रहा है, जूल्स जो है वो स्टडी कर रहा है कि भैया जब भी किसी वायर में, जब भी किसी अप्लायंस में करंट पास करो तो हीट प्रोड्यूस होती है। हाँ है ना, जब भी किसी अप्लायंस में करंट पास करो तो हीट प्रोड्यूस होती है। पर उसने क्या देखा कि यार कभी मैं फ़ैन में करंट पास करता हूँ तो हीट कम प्रोड्यूस होती है, कभी मैं हीटर में करंट पास करता हूँ तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, कभी मैं टोस्टर में करंट पास करता हूँ तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और कभी मैं आपके फ्रिज में देख लें, फ्रिज में करंट पास करता हूँ तो कम हीट प्रोड्यूस होती है। सर ये लफड़ा समझ नहीं आ रहा है, कभी हीट ज़्यादा भी प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि सबको मैंने एक जैसा ही करंट दिया है, 1 घंटे तक चालू किया है या 10 मिनट तक चालू किया है, पर दिक्कत कहाँ पर आ रही है, हीट किसी में कम क्यों प्रोड्यूस हो रही है, किसी में ज़्यादा क्यों प्रोड्यूस हो रही है, ये लफड़ा क्या है। तो इस लफड़े को सुलझा कौन रहा है, जूल्स। नाम देखिए जूल्स, आपने नाम सुना होगा जूल्स। क्या नाम है बच्चों, जूल्स। ये जूल जो है वो एक साइंटिस्ट है, वो हमेशा इस बारे में सोचता था कि हीट कम कैसे प्रोड्यूस हो रही है और ज़्यादा कैसे प्रोड्यूस हो रही है। तो जूल्स ने कुछ लॉ दिया, इसी को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो देखिएगा मैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनवाऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स क्या कहता है, जूल्स कहता है अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग प्रोड्यूस
इन अ कंडक्टर नाम दे देता हूँ मैं इसे, फैन को मैंने कंडक्टर नाम दे दिया इज। तो देखिएगा फर्स्ट पॉइंट बताता हूँ, जो हीट है हीट को मैं एच नाम देता हूँ। जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, करंट के स्क्वायर के। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर। मैं इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर। सर इसका मतलब समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो करोगे हीट भी उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। पहला ये किसने स्टडी किया, जूल्स ने, कि कभी आपने करंट को ज़्यादा कर दिया तो हीट भी क्या होगी, ज़्यादा। पर यहाँ पर चौंकाने वाली बात क्या है, यहाँ पे करंट के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। मतलब कभी आप करंट को दुगना कर दे, कितना कर दे, दुगना, तो यहाँ पे करंट का स्क्वायर है। करंट को 2 टाइम्स किया तो हीट 4 टाइम्स होगी। सर क्यों, देखिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि कभी आपने करंट को बढ़ा दिया तो हीट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पर मैं यहाँ पर डबल एरो लगा के बताना चाह रहा हूँ कि कभी आपने करंट को बढ़ाया तो हीट बढ़ेगी, पर भयंकर वाली स्क्वायर में बढ़ेगी। पर कभी आपने करंट को कम कर दिया तो हीट जो होगी वो बहुत कम हो जाएगी। ये भी बात समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर कभी आपने करंट को बढ़ाया तो हीट स्क्वायर में बढ़ेगी। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ही बना देता हूँ। इफ करंट को आपने 2 एम्पियर कह दिया, करंट कितना कर दिया आपने, 2 एम्पियर कर दिया। कितना कर दिया बच्चों, 2 एम्पियर कर दिया। तो बताओ बच्चों हीट कितनी होगी। आप इसे 2 एम्पियर की जगह 2 टाइम्स भी बोल सकते हैं कि करंट को आपने कितना कर दिया बच्चों, 2 टाइम्स कर दिया। तो बताओ हीट कितनी प्रोड्यूस होगी बच्चों, हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। रखिए वैल्यू, रखिए करंट की वैल्यू को 2 टाइम्स, तो 2 का स्क्वायर बोलो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। कभी आपने करंट की वैल्यू को 10 टाइम्स कर दिया, 10 टाइम्स कर दिया, तो बच्चों बताओ हीट कितनी हो जाएगी, 10 का स्क्वायर इज 100 टाइम्स हो जाएगी बच्चों। अब देखिए कभी मैंने करंट की वैल्यू को 0.1 टाइम्स कर दिया। सर 0.1 टाइम्स मतलब करंट जो था वो 1 एम्पियर था, मान लो 1 एम्पियर था, तो आपने 1 से घटा के कितना कर दिया, 0.1 एम्पियर। तो बेटा बताओ 0.1 का स्क्वायर क्या होगा। 0.1 का स्क्वायर होता है 0.01 टाइम्स। मतलब कि यहाँ पर आपने करंट को कम किया तो हीट क्या होगी, बड़ी नहीं बच्चों, बड़ी नहीं, क्या होगी, कम होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है बच्चों, जूल कहता है कि जो हीटिंग प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, करंट स्क्वायर। यहाँ पर मैं फर्स्ट पॉइंट नाम दे देता हूँ। समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट, उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। हीटिंग जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, करंट पर नहीं, करंट के स्क्वायर पर। यहाँ पर ये चौंकाने वाली बात है। ये स्टडी किसने की है, एक्सपेरिमेंट से पता की है, किसने, जूल्स ने। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो आ गया। अब मैं सेकेंड पॉइंट की तरफ चलूंगा, तो आप जब तक इसे नोट डाउन कर लें बच्चों। चलिए अब सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पॉइंट, पहले बोर्ड बिल्कुल साफ हो तो मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो बोर्ड तो साफ हो गया। अब सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं बिना देर किए। तो सेकेंड पॉइंट क्या कहता है देखिएगा। सेकेंड पॉइंट कहता है कि हीट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, रेजिस्टेंस। मतलब हीट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। सर इसका मतलब समझाइए सर, ऐसे जल्दबाजी मत कीजिए, सेकेंड पॉइंट समझाइए। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो उसमें हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। या फिर कहें जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें हीटिंग भी कितनी प्रोड्यूस होगी, कम होगी। अच्छा, मतलब रेजिस्टेंस से लेना देना है। जिस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा तो हीट भी क्या होगी, ज़्यादा। जिस वायर का रेजिस्टेंस कम उसमें हीटिंग भी क्या होगी, कम। तो आप सोचें, देखिए मान लीजिए आप एक इंजीनियर हो, मान लो मानने में क्या जा रहा है, आपको किसी ने बोला कि भैया तुझे बल्ब मैन्युफैक्चर करना है। क्या करना है, बल्ब। तो आपके दिमाग में आएगा कि यार बल्ब मैन्युफैक्चर करना है तो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो मैं कॉपर का तो नहीं लूँगा। सर क्यों नहीं लूँगा,
क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस कम, कॉपर का रेजिस्टेंस कम तो उसमें हीट भी क्या होगी, कम प्रोड्यूस, और हीट कम प्रोड्यूस होगी तो वो ग्लो ही नहीं कर पाएगा या तो कम ग्लो करेगा। इसका मतलब कॉपर, सिल्वर, गोल्ड अच्छे मेटल यूज़ नहीं करोगे तो सर क्या यूज़ करेंगे, आप यूज़ करोगे ऐसा मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। जिसका रेजिस्टेंस क्या हो बच्चों, ज़्यादा, जिससे हीटिंग क्या प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा। हाँ है ना बच्चों, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा तो हीट ज़्यादा। तो सर क्या मटेरियल यूज़ करते हो, टंगस्टन। नाम सुन लीजिए, टंगस्टन वायर यूज़ होता है बल्ब में। बल्ब में कौन सा वायर यूज़ होता है, टंगस्टन। सर क्यों, क्योंकि उसकी हीटिंग क्या होती है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर एक बल्ब भी बना के दिखा देता हूँ, सुंदर सुशील, ये रहा बल्ब। आहा, बहुत सुंदर। ये जो बल्ब में ये जो फिलामेंट होता है, बल्ब में ये जो फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट होता है बल्ब का। बल्ब का फिलामेंट आप कॉपर यूज़ नहीं करोगे। मैं यहाँ पे क्रॉस लगाऊंगा, कॉपर यूज़ नहीं करोगे। सर क्यों यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, तो हीटिंग भी क्या होगी, कम। सर तो क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे ऐसा मटेरियल जिसका क्या हो बच्चों, रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो टंगस्टन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होता है तो हीटिंग भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो टंगस्टन यूज़ करने का रीज़न क्या है, फर्स्ट रीज़न है कि भैया रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, हीटिंग ज़्यादा होती है, और दूसरा पॉइंट जो है वो है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, हाई। मेल्टिंग पॉइंट हाई करने का रीज़न क्या है, अरे भाई मेल्टिंग पॉइंट हाई करने से क्या होगा कि आपने करंट फ्लो किया तो हीट प्रोड्यूस होगी। अब हीट प्रोड्यूस होगी तो वो मेल्ट ना हो जाए। कभी उसका मेल्टिंग पॉइंट कम ले लिया ऐसे मटेरियल का तो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, बल्ब भी ख़राब हो जाएगा। हम उस फिलामेंट को पिघलने नहीं देना चाहते, और पिघलने नहीं देना चाहते तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रखना होगा, ज़्यादा रखना होगा। और मुझे जहाँ तक याद है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर तो हो ही नहीं पाता होगा, तो ये मेल्ट भी नहीं हो पाता होगा। तो दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, ज़्यादा कलरफुल हो रहा है पर अच्छा लग रहा होगा। तो हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब तीसरा हीट जो है, ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। ये सारी जिम्मेदारी किसने ले रखी है, जूल ने। जूल कहता है कि भैया हीट जो होगी वो करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस के स्क्वायर पे नहीं। ऐसा क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंटली पाया है। रेजिस्टेंस का आप मन से स्क्वायर मत कर देना, मन से क्यूब मत कर देना, स्क्वायर रूट मत कर देना, ऐसा उसने खुद ने पाया है। कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा एक्सपेरिमेंट करके। अब तीसरा, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चों, टाइम। तो हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम का मतलब भी समझ में आ गया होगा कि भैया कभी आपने गर्म पानी रखा होगा, किस पे, गीज़र चालू किया होगा। मान लीजिए आपने गीज़र का स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने के बाद आपने स्विच ऑफ कर दिया, क्या आपका पानी गर्म हो चुका होगा? जवाब है सर आपने ऑन किया और ऑफ़ कर दिया। इतनी जल्दी कोई पानी गर्म होता है क्या? इतनी जल्दी पानी गर्म क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भैया आपने ये जो अप्लायंस है, इस अप्लायंस में करंट जो है कुछ टाइम तक फ्लो ही नहीं किया। जितने टाइम तक आप इसमें करंट फ्लो करोगे उतने टाइम तक हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। इसलिए तो आप गीज़र को 2 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट तक गर्म करते हैं। सर कभी आपने 1 घंटे गर्म कर दिया तो भैया पानी कोई बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि गीज़र में तो आजकल ऑटोमेटिक गीज़र आते हैं। वो ऑटोमेटिक गीज़र होने की वजह से वह जितना गर्म चाहिए उसके बाद ऑटोमेटिक गीज़र जो होता है अपने आप बंद हो जाता है। मान लीजिए ऑटोमेटिक नहीं होता तो आपका पानी गर्म होते रहता और वेपर बनती रहती और पानी एक टाइम जाके ख़त्म हो जाता। पर आजकल की टेक्नोलॉजी की वजह से आपका पानी गर्म होने के बाद अपने आप ही स्विच ऑफ हो जाता है गीज़र। देखा होगा आपके वहाँ प्रेस होती है, प्रेस में भी आप स्विच ऑन करते हैं, प्रेस गर्म होती रहती है और फिर इसके बाद अपने आप गर्म एक स्टेज पे आके अपने आप स्विच ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें। तो हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये तीसरा पॉइंट। मतलब कि कभी आपने टाइम बढ़ा दिया तो हीट भी क्या होगी, बढ़ेगी, और टाइम कभी कम कर दिया तो हीटिंग भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है जूल्स लॉ। इन तीनों को हम क्या कर रहे हैं,
तो ऑन कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3, तो तीनों को कंबाइन करने पे H जो आएगा वो क्या आएगा, I स्क्वायर R एंड T। तो H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। यही है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आप इस पर स्टार लगा दें क्योंकि आने वाले टाइम में हम इसी पर क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल करने वाले हैं। पर बच्चों कभी कभी हमें इस फॉर्मूले के अलावा और भी फॉर्मूले आने चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ। क्या आपने कभी ओहो भैया ओम्स लॉ पढ़ा है? हाँ सर, ये तो हमने पढ़ा है। ओम्स लॉ तो फेवरेट लॉ है। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल्स टू क्या बच्चों, IR। हाँ है ना बच्चों, ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू IR। या फिर कहें कि सर I क्या होता है, तो I जो होगा वो क्या होगा, V/R। देख लीजिए I क्या होगा, V/R। तो अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं I की जगह क्या वैल्यू डाल रहा हूँ, V/R। तो बच्चों ये I स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय R स्क्वायर। सर होगा, बिल्कुल होगा। ये I है तो I V/R, तो I स्क्वायर क्या होगा, V स्क्वायर बाय R स्क्वायर। और पहले से ही क्या चल रहा है, RT। R से R कैंसल, तो हीट का एक और फॉर्मूला आ गया, क्या आएगा, V स्क्वायर बाय RT। एक और फॉर्मूला आ गया V स्क्वायर बाय RT। ठीक है, एक और फॉर्मूला बनता है जिसको मैं पहले तो निशान बना दूँ। ये 3 फॉर्मूले हैं हीटिंग के। ये फॉर्मूले किसके हैं बच्चों, हीटिंग के। अब बताओ, अभी मैंने यहाँ पर किसकी वैल्यू रखी थी, तो आप कहेंगे सर अभी मैंने I की वैल्यू रखी थी। अब आप क्या करें, यहाँ से ओम्स लॉ से R की वैल्यू निकालो R की वैल्यू। बोलो क्या आएगी R की वैल्यू, V/I आएगी बच्चों, V/I। तो अब इसी फॉर्मूले में R की जगह क्या पुट करो, V/I करो। तो I स्क्वायर, इस बार I की वैल्यू नहीं डाल रहे हम, किसकी वैल्यू डाल रहे, R की। बोलो R की वैल्यू क्या आएगी, V/I। और क्या चल रहा है, T, एक I से एक I कैंसिल, तो हीट का एक और फॉर्मूला आ गया। बोलो क्या, VIT। ये हमारा क्या हो गया, तीसरा फॉर्मूला। सर हम कितने फॉर्मूले याद करेंगे, हम तो नादान से बच्चे हैं, बहुत ही चुटपुट बच्चे हैं हम तो, हमें तो याद ही नहीं होते इतने फॉर्मूले। तो मैं कहूँगा आप एक फॉर्मूला याद कर ले। कौन सा, ये वाला फॉर्मूला याद कर ले। और सर ओम्स लॉ याद कर लोगे तो ये दोनों फॉर्मूले भी अपने आप बन जाएंगे उसी टाइम जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होंगे। तो अभी तो फिलहाल के लिए मैं तीनों फॉर्मूले पे डब्बा लगा देता हूँ। 3 फॉर्मूले क्या क्या बने, पहला फॉर्मूला फेवरेट फॉर्मूला I स्क्वायर RT, दूसरा फॉर्मूला क्या बना, V स्क्वायर बाय RT, और तीसरा फॉर्मूला क्या बना, VIT। ये 3 फॉर्मूले हमने बना दिए आपकी सुरक्षा को देखते हुए। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हमने बना दिए, इस पे आप स्टार लगा दें। तो सर कौन सा फॉर्मूला याद करें, मैं तो कहूँगा ये वाला फॉर्मूला याद करें। और ये फॉर्मूले अपने आप बन सकते हैं। सर कैसे बन सकते हैं, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ आता है तो एक बार I की वैल्यू रखें, एक बार R की वैल्यू रखें, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब एक अगला क्वेश्चन, हीट क्या है। तो हीट जो है वो, हीट होता क्या है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी की यूनिट क्या होती है बच्चों, जूल। तो इसकी SI हीट का जो भी आंसर आएगा किस में आएगा बच्चों, जूल में। याद रखिएगा किस में आंसर आएगा, जूल में। किस में आंसर आएगा बच्चों, जूल में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, कभी जगह वहाँ पर नहीं है। तो हीट का आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, जूल में। ये कौन सी यूनिट है, SI यूनिट है। जल्दी से हम नोट डाउन कर लें। अब हम क्या करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। और हाँ, मैंने इसकी एप्लीकेशन आपको सिखा दी है। एप्लीकेशन में क्या क्या आने वाला है, एप्लीकेशन मैंने 5-6 लिखवा दी थी, आपके दिमाग में चढ़ गई होगी। बल्ब आ गया, उसमें बल्ब भी आ गया, और क्या आ गया, टोस्टर आ गया, हीटर आ गया, आयरन आ गया, गीज़र आ गया, रूम हीटर आ गया, माइक्रोवेव ओवन आ गया, टोस्टर आ गया। कितने सारे एग्जाम्पल है। सारे एग्जाम्पल में हम किसके बारे में सोचते हैं कि हीट प्रोड्यूस हो रही है। और हीट पैदा करने के लिए हम 3 चीज़ों को जिम्मेदार मानते हैं। एक तो करंट का स्क्वायर, रेजिस्टेंस, और एक क्या होता है, टाइम। आप किस मटेरियल को यूज़ करना चाहेंगे,
तो आप कहेंगे उस मटेरियल को यूज़ करना चाहेंगे जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है ज़्यादा, जैसे टंगस्टन का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ऐसे ऐसे मटेरियल यूज़ करते हैं जिनका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। प्योर मेटल यूज़ मत कर लेना सर, क्यों? प्योर मेटल का रेजिस्टेंस कम होता है, प्योर मेटल मत यूज़ करना। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड नहीं 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 मत यूज़ करना, रेजिस्टेंस कम होता है, हीटिंग कम प्रोड्यूस होगी। रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए तो टंगस्टन यूज़ करो, नाइक्रोम याद रखिएगा, टंगस्टन नाइक्रोम यूज़ करें। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करें। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट पर, फिर हम पावर को पढ़ेंगे। नोट डाउन कर लें बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। नए टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पावर, और फिर इसके बाद हम एक साथ ही न्यूमेरिकल कर लेंगे, किसके? हीटिंग इफेक्ट के और पावर के। तो चलिए पहले पावर को पढ़ लेते हैं। सर पावर क्या होता है? तो देखिए पहले हेडिंग से शुरू करते हैं। तो हेडिंग जो है वो है इलेक्ट्रिक पावर। सर इसे इलेक्ट्रिक पावर क्यों कह रहे हैं बच्चों? याद कीजिए, पावर आपने क्लास 9th में भी पढ़ी थी। पावर तो हर जगह होती है, हर जगह होती है। हमने वहाँ पर डेफिनेशन जो पढ़ी थी, पहले क्लास 9th की डेफिनेशन लिखवाता हूँ। क्या लिखी थी हमने वहाँ पर? क्लास 9th में डेफिनेशन पढ़ी थी, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। याद कीजिए, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये डेफिनेशन हमारी जो है वो कब की है? ये डेफिनेशन जो है क्लास 9th की है। पर हाँ, ये गलत नहीं है, ये भी डेफिनेशन सही है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पर भैया इस बार हम थोड़ा नया पढ़ रहे हैं। कौन सी पावर पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर को लिखना भी कैसा पड़ेगा? इलेक्ट्रिक पावर की टर्म में। तो डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। इज कॉल्ड पावर, ये खुद आप चलो लिख ही देता हूं मैं, इज कॉल्ड पावर। सर ऊपर वाली डेफिनेशन तो हमें समझ में आ गई थी, पर ये नीचे वाली डेफिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं आई बच्चों। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी मतलब आप एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। कौन सी एनर्जी का? ये देखिए, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं आपके घरों में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितने टाइम में यूटिलाइज हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। सर नहीं आया। देखिए सीधी सी बात बोलता हूँ, आप अपने घरों में जो बल्ब लगाते हैं, या देखिए मैं बल्ब की बात कर रहा हूँ, आपके घरों में आपने बाथरूम में जो बल्ब लगाया हुआ है और जो है वो आपके कमरे में बल्ब लगाया हुआ है, तो आप बताएं कौन सा बल्ब ज़्यादा पावर का है? तो आप कहेंगे बाथरूम में ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत नहीं होती है, हाँ है ना, और हॉल में ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत होती है। तो किसकी पावर ज़्यादा होगी? तो आप कहेंगे यार हॉल में जो बल्ब लगा है उसकी पावर ज़्यादा होगी। सर क्यों? क्योंकि वो हॉल वाला जो बल्ब है वो ज़्यादा एनर्जी क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है, वो भी गिवन टाइम में। आपने बाथरूम के भी बल्ब को चालू किया और हॉल के बल्ब को भी चालू किया, तो टाइम तो दोनों के लिए सेम है, पर ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ज़्यादा एनर्जी कौन यूटिलाइज कर रहा है? तो आप कहेंगे सर हॉल वाला बल्ब ज़्यादा यूज़ कर रहा है। तो यही होता है पावर, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। गिवन टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। ये मैंने और करके डेफिनेशन लिखवा दिए, 2 डेफिनेशन। पर बच्चों हमें इसे कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेट करने के लिए पावर को यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। ये फॉर्मूला होता है। हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पावर का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो मैथमेटिकली हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तो पावर को हम डिनोट किससे करते हैं? P से। ये इलेक्ट्रिक पावर ही, यहाँ पे बार बार इलेक्ट्रिक वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रिसिटी है। तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। पावर इक्वल्स टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। इस फॉर्मूले को याद कर लें। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? V इंटू आई। इसे मैं पहला फॉर्मूला देना चाहूँगा। इसका मतलब क्या और भी फॉर्मूले? जवाब है हाँ। आपको दूसरे फॉर्मूले भी याद करने होंगे, और दूसरे फॉर्मूले किससे आएंगे? हाँ बच्चों, सही कहा। कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। क्या आपको ओम्स लॉ पता है? हाँ सर बिल्कुल याद है। V इक्वल्स टू आई आर।
नाम सुना है बच्चों? तो आप सबसे पहले इस पावर वाले फॉर्मूले में v की जगह क्या रख दें? आई आर। तो आई आर का मल्टीप्लाई किससे होगा? आई से। तो क्या आपको दूसरा फॉर्मूला मिल गया? बोलो आई इंटू आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो पावर इक्वल्स टू क्या हो गया? आई स्क्वायर आर। ये आपका कौन सा फॉर्मूला हो गया? बी फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब एक और फॉर्मूला मिलेगा। सर क्यों मिलेगा? क्योंकि इस फॉर्मूले में हमने ओम्स लॉ में v की वैल्यू डाली है। अब इसी फॉर्मूले से हम i की वैल्यू निकालो। बोलो i की वैल्यू क्या होगी? तो i की वैल्यू होगी v बाय आर। होगी बच्चों? तो इस फॉर्मूले में देखिए, इस फॉर्मूले में आपने v की जगह आई आर रखा था। इस बार v के साथ कोई छेड़खानी मत करें। किसके साथ छेड़खानी करें? i के साथ। i की जगह कितना रख दे बच्चों? v बाय आर। तो बच्चों बताओ पावर का तीसरा फॉर्मूला क्या आ गया? तो आप कहेंगे तीसरा फॉर्मूला आ गया पावर इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय आर। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हो गया? तीसरा फॉर्मूला। मैं तीनों फॉर्मूले पर स्टार लगा देता हूँ। मेरा रेड पेन कहाँ गया? स्टार के लिए तो वही जिम्मेदार है। ठीक है बच्चों, तो इसको स्टार लगा दें। ये हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए? 3 फॉर्मूले। सर ये तो बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ हो गई। हीटिंग इफेक्ट में भी 3 याद करवा रहे हो, पावर में भी 3 याद करवा रहे हो। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, देखिएगा। पहले तो पावर के तीनों फॉर्मूले को लिख लेते हैं। पहला फॉर्मूला क्या था? वी आई। दूसरा फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर। और तीसरा फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाय आर। ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला हमने याद कर लिया। अब याद कीजिए हीटिंग का फॉर्मूला क्या था? हीटिंग का भी हाथों हाथ याद करवा देता हूँ, जिससे आपको दिक्कत ही नहीं होगी। याद कीजिए, हीटिंग का पहला फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर टी। हाँ सर, ये पहला फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर टी। और दूसरा फॉर्मूला जो था वो था वी स्क्वायर बाय आर टी। हाँ है ना? और जो तीसरा फॉर्मूला था वो था वी आई टी। अब आपको कुछ नज़र आया जो मैं दिखाना चाह रहा था? क्या आपको नज़र आया? आप कहेंगे हाँ सर नज़र आ रहा है। ये पावर और हीट में एक छोटा सा अंतर है। पावर का फॉर्मूला वी आई होता है, तो हीट का फॉर्मूला वी आई इंटू टी होता है। पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर होता है, तो हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी होता है। पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर होता है, तो हीट का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी होता है। मतलब आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि भैया कभी आपको हीट निकालनी है तो पावर में किसका मल्टीप्लाई कर दे? टाइम का। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया फॉर्मूला आ गया कि भैया कभी आपको एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी निकालने के लिए आप क्या कर दे? पावर का मल्टीप्लाई किससे कर दे? टाइम से। किससे कर दे बच्चों? टाइम से। तो एनर्जी का एक नया फॉर्मूला आ गया। सर तो ये किसका फॉर्मूला था? ये तो पावर का था, ये हीट का था। और हीट कैसे मिलती है? हीट कैसे मिलके बनती है? पावर का मल्टीप्लाई टाइम से, पावर का मल्टीप्लाई टाइम से, पावर का मल्टीप्लाई टाइम से। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी याद कर ले। अब बच्चों पावर की यूनिट चलते हैं। यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट। तो बच्चों पावर की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है वाट। तेरी वाट लग गई है, वाट। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? वाट होती है। पर आपको एक बात सुन के आश्चर्य होगा कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो वाट जो होती है वो एक छोटी यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट होती है। इसलिए हम अदर यूनिट भी यूज़ करते हैं। सर कौन सी अदर यूनिट? हम यूज़ करते हैं किलोवाट। क्या यूज़ करते हैं बच्चों? किलोवाट। शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो KW। सर किलोवाट, वाट और किलोवाट, जब भी किलो आता है तो किलो जो होता है वो कितना होता है? 1000। कितना होता है बेटा? 1000। तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। ठीक है, हम डेली लाइफ में जनरली किलोवाट से ही डील करते हैं। हाँ, माना कि वाट भी यूज़ होता है पर किलोवाट ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो किलोवाट ये हो गया, 1000 वाट होता है। और भी यूनिट होती है जैसे कि हॉर्स पावर। क्या होती है बच्चों? हॉर्स पावर। सर ये कभी सुनी हुई नहीं है। तो बच्चों हॉर्स पावर क्या होती है तो मैं आपको बताता हूँ। बहुत से बच्चे देखा होगा आपके घरों में क्या पानी की मोटर है जो पानी को नीचे से कहाँ भेजती है? ऊपर छत की टंकी में। हाँ सर है। तो आपके पापा से पूछना या आपके पेरेंट्स से पूछना, किसी से भी पूछना कि पापा ये मोटर कितने की आई? और इस मोटर को आप जब खरीदने गए तो आपने दुकानदार से क्या कहा?
तो पापा कहेंगे कि बेटा मैंने कहा कि मुझे 1 HP की मोटर देना। 1 HP, 1 HP, 1 HP, 1.5 HP, 2 HP, 3 HP से HP क्या होता है? HP जो है हॉर्स पावर होता है। हॉर्स पावर किसकी यूनिट होती है? पावर की यूनिट होती है। और एक हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वॉट। कितना होता है बच्चों? 746 वॉट। याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वॉट होता है। कभी आपने बाइक चलाई हो तो बाइक भी जो आती है वो HP में आती है। 3 HP, 100 HP, 20 HP, 5 HP, 20 HP, ये जनरली हॉर्स पावर होता है इंजन का। ठीक है, तो पावर की SI यूनिट आ गई। अब हम पावर की SI यूनिट तो पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं कि भैया एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, भैया डिफाइन 1 वॉट। क्या आ जाता है बच्चों? डिफाइन 1 वॉट। या फिर क्वेश्चन को घुमा देते हैं और घुमा के ऐसा पूछ लेते हैं, डिफाइन यूनिट ऑफ पावर। पावर की यूनिट को क्या करो? डिफाइन करो। तो चलिए डिफाइन करते हैं। देखिएगा इसका आंसर लिखते हैं कि भैया पावर की डेफिनेशन नहीं पूछी है। किसकी डेफिनेशन पूछी हुई है? पावर की यूनिट की डेफिनेशन। तो बच्चों पहले तो आपको वी नो दैट पता होना चाहिए। हम जानते हैं। सर ऐसा क्या जानते हो सर आप? पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। अच्छा मुझे बताओ पावर 1 वॉट कब होगी? तो आप कहेंगे सर पावर का फॉर्मूले में V इंटू आई आता है। तो 1 तभी आ सकता है जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिया हो? 1 वोल्ट का, और करंट भी कितना लिया हो? 1 एम्पियर का। तो आप देख लीजिए, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाएगा 1 वॉट कितना होगा? 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। सर डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन बनेगी कि भैया कभी आपने, देखिए मैं छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक बल्ब ले लिया। बल्ब क्या ले लिया बच्चों? बल्ब ले लिया, और बल्ब के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया किसको? एक बैटरी को। और यहाँ पर क्या लगा दिया? एक एम मीटर लगा दिया जो करंट को मेज़र कर रहा है। ये बल्ब थोड़ा सा और अच्छा बना दें, आप अपनी कॉपी में बड़ा डायग्राम बना लेना। ठीक है, तो आपसे कोई कहे कि भैया 1 वॉट क्या होता है? 1 वॉट क्या होता है? तो आप कहेंगे कि भैया जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितने का अप्लाई किया? 1 वोल्ट का। और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और इसमें करंट कितना फ्लो होने लग जाए? 1 एम्पियर फ्लो होने लग जाए, तो हम कहेंगे कि भैया पावर कितनी है बल्ब की? 1 वॉट है। कितनी वॉट है? 1 वॉट। देखिए समझे, मैं लिख के बताता हूँ। इफ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस applied across a electric device and 1 ampere of current is flowing through it. If 1 volt of potential difference applied across an electric device and 1 ampere of current is flowing through it, then its power is 1 watt। तेरी तो वॉट लग गई है ना। ये हम हमेशा सुनते आए हैं पर आज समझ में भी आ गया। उम्मीद करता हूँ नीचे का दिख रहा होगा। मैं एक बार कैमरे में झांक लूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ बच्चों दिख रहा है, थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है पर हाँ ठीक है, दिख तो रहा है। तो बच्चों मैंने क्या कहा कि कभी आपके बल्ब के अक्रॉस आपने 1 वोल्ट की बैटरी अप्लाई की और उसमें से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उस बल्ब की पावर कितनी है? 1 वॉट है। कितनी वॉट है? 1 वॉट है। ठीक है, तो बच्चों हमने पावर के बारे में पढ़ लिया और अभी हमने थोड़ी सी हिंट दी थी कि एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो एनर्जी, हीट भी तो एक तरह की एनर्जी होती है। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इंटू टाइम। पावर, ये पावर का ही तो फॉर्मूला है, पावर इंटू टाइम। एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जब तक आप इसे नोट डाउन कर लें, फिर कमर्शियल के बारे में पूरा बोर्ड मिटा के अच्छे से ही क्लियर करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो नोट डाउन कर लें इसे।
चलिए अब हम बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। सर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी मतलब बच्चों, क्या आप अपने घरों में फ़ैन का यूज़ करते हैं, फ्रिज का यूज़ करते हैं, टीवी का यूज़ करते हैं, बल्ब का, ट्यूबलाइट का, मोटर का? हाँ सर यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने के कारण क्या आपका बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है? हाँ सर बिल्कुल आता है। अब बच्चों बताओ, आपके मान लीजिए आपके पड़ोसी, आपका बिल कितना आ रहा है? आपका बिल आ रहा है 1500 रुपये, 1500 रुपीज़, पर आपके पड़ोसी का बिल जो आ रहा है 500 रुपीज़ आ रहा है। तो आप कहेंगे भाई, तो आप उनके पास जाके पूछोगे कि आपका बिजली का बिल इतना कम क्यों आ रहा है, मेरा बिल इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है? तो क्वेश्चन उठेगा कि भाई तूने जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर कहें कि ज़्यादा एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया होगा। तूने ज़्यादा एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया है इसलिए तेरा बिल ज़्यादा है, और मैंने एनर्जी का यूटिलाइजेशन कम किया है इसलिए बिजली का बिल क्या है, कम है। तो एनर्जी होती क्या है, कमर्शियल यूनिट क्या होती है, चलो देखते हैं। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को हम देखते हैं, तो हेडिंग लिखते हैं सबसे पहले तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। पहले तो बच्चों फॉर्मूला पता होना चाहिए, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो एनर्जी का फॉर्मूला देखिए राइट में लिखा हुआ है, दिख रहा होगा राइट में फॉर्मूला लिखा हुआ। क्या है फॉर्मूला? सर एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि भैया पावर का मल्टीप्लाई कर दें किससे, टाइम से। पर अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी तो हम बात कर रहे हैं फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट की। तो बच्चों बताओ कमर्शियल यूनिट क्या होती है। तो आपको बता दूं, कमर्शियल यूनिट जो होती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। सर जनरल यूनिट क्या होती है? जनरल यूनिट एनर्जी की जूल होती है, तो हम बचपन से पढ़ते हैं, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, याद कीजिए क्लास 9th, काइनेटिक एनर्जी हो या फिर वर्क हो, ये सबकी यूनिट जूल होती है, एसआई यूनिट। पर हम कमर्शियली कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं? तो देखिएगा कमर्शियल यूनिट जो होती है वो होती है किलो वॉट आर। क्या यूज़ होती है बच्चों? किलो वॉट आर, किलो वॉट आर, KWH। इसी को हम KWH को हम क्या कहते हैं? यूनिट। सर यूनिट ऑफ एनर्जी इज यूनिट। हाँ, आप KWH कहें या यूनिट कहें, बात एक ही है। बच्चों याद रखिएगा, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर या कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज यूनिट। सुन के आश्चर्य हो रहा है, यूनिट इज यूनिट, यूनिट ही यूनिट है, ये आपको बता दो। देखिए एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? पावर। तो बच्चों यहाँ पर पावर को किस में रखा जाता है? पावर को रखा जाता है किस में? किलोवाट में। याद रखिएगा पावर की एसआई यूनिट तो वॉट होती है, माना वॉट होती है, पर कमर्शियल यूनिट की बात करें, कमर्शियल यूनिट की बात करें तो पावर को आप किलोवाट में रखेंगे, और माना कि टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है, पर कमर्शियल यूनिट में टाइम को हम किस में रखते हैं बच्चों? आर में। तो बच्चों बताओ एनर्जी की यूनिट क्या बन जाएगी? किलोवाट आवर। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? किलोवाट आवर। आपसे कोई पूछे कि भैया कमर्शियल यूनिट क्या होती है एनर्जी की, तो होती है किलोवाट आवर। क्या होती है बच्चों? किलोवाट आवर। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात याद रख लें। अब हम निकाल रहे हैं रिलेशन, किसके बीच रिलेशन निकाल रहे हैं? तो रिलेशन निकाल रहे हैं बिटवीन किलोवाट आवर। सर किलोवाट आवर क्या होता है? किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की एक और यूनिट होती है सर, कौन सी? जूल भी तो होती है। अरे भाई यूनिट बहुत सारी होती है, आप जानते हैं। जिसे मैं आपसे कभी कहूँ चले आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे ही दूँ, मैं सोच रहा था नहीं दूँ पर दे देता हूँ। बच्चों बताओ डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर होती है। मीटर होती है, पर क्या आप सेंटीमीटर यूज़ नहीं करते? क्या करते हैं सर, हम तो जब भी डायग्राम बनाते हैं तो सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कॉपी में तो हम सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं अधिकतर। तो क्या आप ऐसा यूनिट को ही तवज्जो देते हैं? जवाब है नहीं, सेंटीमीटर भी यूज़ करते हैं। जब हम कहीं जाते हैं तो किलोमीटर में भी डिस्टेंस निकालते हैं, तो मीटर भी यूज़ होती है, सेंटीमीटर भी यूज़ होती है, किलोमीटर, इंच भी यूज़ होती है, फीट भी यूज़ होती है माइल्स भी यूज़ होती है। तो भैया हर चीज़ का यूज़ करने का तरीका या फिर जगह अलग अलग होती है। वैसे एसआई यूनिट तो माना जूल होती है किसकी? एनर्जी की, पर हम कमर्शियली कौन सी यूज़ करते हैं? किलोवाट आवर। कौन सी यूज़ करते हैं? किलोवाट आवर। तो देखिएगा किलोवाट आवर कितना होता है, देखिएगा तो 1 किलोवाट आवर। बच्चों किलोवाट
किलोवाट, 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं सर? 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं, हाँ है ना बच्चों। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हाँ है ना। पर मिनट ऐसा यूनिट नहीं होती। और हर मिनट में कितने सेकेंड होते हैं सर? 60 सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। तो कभी आप इसे मल्टीप्लाई करो तो 1000 इंटू 3600 और वॉट और सेकेंड मिलकर क्या बन जाता है? जूल। तो बच्चों क्या यूनिट बन जाएगी? 36 और कितने ज़ीरो? 2 3 4 5, तो 36 के आगे कितने ज़ीरो? 5 ज़ीरो। और कभी आप इसे 10 टू द पावर में लिखें तो लिख सकते हैं 36 इंटू, मैंने 4 ज़ीरो बनाया है जबकि कितने आएंगे? 5 ज़ीरो। 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। और कभी आप इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर दें, 36.0 लिखा हुआ है, हाँ है ना बच्चों। इस डेसिमल को इस तरफ शिफ्ट कर दें तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। तो बच्चों 1 किलोवाट आवर कितना होता है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। सर हम इतना कितना पढ़े, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है, हम क्या याद करें? तो बच्चों सीधी सी बात कहूँ, आपको 2 शब्द याद करने। पहली बात तो कमर्शियल यूनिट क्या होती है? KWH, जिसे हम यूनिट कहते हैं। और किलोवाट आवर कितना होता है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। आपको ये ज़रूरत नहीं है याद करने की, आपको तो बस ये डब्बे वाली चीज़ याद हो गई ना तो भी काम चल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ जिससे याद रहेगा कि ज़्यादा याद नहीं करना, ज़्यादा याद करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। इसे आप याद कर ले तो भी काम हो जाएगा। चलिए बच्चों समय आ गया है किसका? न्यूमेरिकल्स का। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करें, न्यूमेरिकल जल्दी ही शुरू करें, जल्दी ही, जैसे ही आप मिटाओगे न्यूमेरिकल्स शुरू, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स किस पर बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का ही है। तो एग्जाम्पल 12.10 हमने लिया है जो कि पेज नंबर 217 पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या बात चल रही है, मैं देखते जाते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन, समझ गए होंगे, एक आयरन की बात चल रही है, मतलब प्रेस, स्त्री जिसे आप कहते हैं, स्त्री कल मत आना, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी को कंज्यूम कर रही है एट अ रेट ऑफ 840 वॉट। 840 वॉट सर ये क्या है? वॉट जैसे ही नाम सुनने में आता है तो हमारे दिमाग में आता है कि ये तो पावर है, ठीक है बच्चों। तो पावर है, पावर कितनी दी हुई है? 840 वॉट दी हुई है। When हीटिंग इज मैक्सिमम, सीधी सी बात है, हीटिंग मैक्सिमम कब होगी? जब पावर ज़्यादा, देखिए पावर ज़्यादा हुई तो हीटिंग तो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और बोल रखा है एंड 360 वॉट, तो यहाँ पर आपको सेकंड केस दिया हुआ है, तो 360 वॉट फिर से पावर दी हुई है जिसे मैं P2 नाम देता हूँ। और पावर कितनी दी हुई है? 360 वॉट दी हुई है। व्हेन द हीटिंग इज एट मिनिमम, देखिए मैं रेड पे ऐसा निशान भी लगाते जाता हूँ। आयरन की बात चल रही है और पावर दी हुई है और बोल रखा है कि इस टाइम जो है एनर्जी मैक्सिमम यूज़ हो रही है। और सेकंड केस में बोल रखा है कि पावर 360 वॉट है तो इस टाइम हीटिंग जो है मिनिमम है। सर ये बात समझ में नहीं है। देखिए सीधी सी बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था आपके बाथरूम के बल्ब का और किसका? हॉल के बल्ब का। बाथरूम का बल्ब कम पावर का है तो हीटिंग भी कम प्रोड्यूस कर रहा होगा, इसलिए उजाला भी कम आ रहा होगा। और सफिशेंट है, बाथरूम कितनी छोटी सी तो होती है, आपको बाथरूम में करना क्या है आप जानते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपका हॉल है, तो हॉल में तो आपका जो बल्ब होगा ज़्यादा पावर का होगा और ज़्यादा पावर का होगा तो हीटिंग भी ज़्यादा होगी और ग्लो जो है वो ज़्यादा होगा, रोशनी भी ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर पावर ज़्यादा तो हीटिंग मैक्सिमम, यहाँ पर पावर कम तो हीटिंग क्या है बच्चों? मिनिमम। इसे मैं P1 और इसे मैंने P2 नाम दे दिया है। और दोनों ही केस में वोल्टेज इज 220 वोल्ट, तो वोल्टेज आपको कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट दिया है, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। इसमें भी वोल्टेज आपको कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो बोल रखा है व्हाट आर द करंट्स, आपको क्या निकालना है? करंट निकालना है और आपको वोल्टेज दिया हुआ है।
करंट निकालना है और क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, वो भी किस में, ईच केस में। ठीक है, तो आपको करंट इसमें भी निकालना है। एक काम करता हूँ, करंट को मैं I1 नाम देता हूँ, यहाँ पे करंट को I2 नाम देता हूँ। तो करंट भी निकालना है और क्या निकालना है, रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो एक काम करता हूँ, इस केस में रेजिस्टेंस को R1 नाम देता हूँ और इस केस में रेजिस्टेंस को R2 नाम देता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं? देखिए यहाँ पे हीटिंग की तो बात चल नहीं रही है, यहाँ पर टाइम तो दिया हुआ नहीं है, टाइम तो दिया नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, पावर का। और याद कीजिए पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, तो पावर के तो बहुत सारे फॉर्मूले होते थे। सर कौन कौन से, हम तो भूल गए। पावर का फॉर्मूला होता था एक VI, याद कीजिए, एक फॉर्मूला होता था I²R और एक फॉर्मूला होता था V²/R। सर कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं आपने, तो तीन याद करवा दिए, कौन सा लगाए। तो बच्चों आप हमेशा फॉर्मूला वो वाला यूज़ करते हैं जिसमें एक चीज़ दी हुई हो और दूसरी निकालनी हो। तो देखिए हम ऐसा फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसमें दो चीज़ दी हुई हो और एक निकालना हो। जैसे देखिए पावर दिया हुआ है, हमें हर क्वेश्चन में पावर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, करंट। तो पहला यही वाला फॉर्मूला लगा दे, क्योंकि पावर दी हुई है, V दिया हुआ है और क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो एक काम करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं। पावर इक्वल्स टू क्या बच्चों, VI। पावर कितनी है 840 और V कितना है 220 और आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, तो ये 22 नीचे गया तो 84/22 और इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 22 3 ज़ा 4 ज़ा तो होगा नहीं क्योंकि 88 आ जाएगा, तो 22 3 ज़ा 66 और मेरे पास आंसर है, कहाँ दिमाग लगाएं, तो 3.82 एम्पियर। कितना बच्चों, 3.82 एम्पियर आपका ये पहला आंसर आ गया। ठीक है, किसका आ गया, करंट का। अब आपको इसमें रेजिस्टेंस भी तो निकालना है। तो एक बात बताएं, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए हमें पावर पता है, बिल्कुल पता है, पावर पता है, पावर पता है, करंट पता है, रेजिस्टेंस निकालना है, या फिर पावर पता है। अब तो कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर ले, क्योंकि अब तो सभी पता चल गया। पावर पता चल चुका है, पावर तो पता ही था, V पता चल चुका है, अब करंट भी पता चल चुका है, सिर्फ क्या निकालना, रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप चाहें तो आप ओम्स लॉ से भी निकाल सकते हैं। किससे निकाल दें, ओम्स लॉ। तो एक काम करते हैं, ओम्स लॉ से ही निकाल देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा तो यहाँ पर कौन सा लगा दूँ मैं, ओम्स लॉ लगा देता हूँ। सर ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। V इक्वल्स टू क्या बच्चों, IR। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पावर का फॉर्मूला नहीं लगाया। अरे भाई पावर के फॉर्मूले से हमने करंट निकाल लिया है, करंट निकाल लिया, अब ओम्स लॉ लगा दो। ठीक है, क्योंकि देखिए सारे फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। आपने पावर के फॉर्मूले से करंट निकाल लिया है, V आपको दिया हुआ है कितना, 220 वोल्ट, करंट आपको दिया हुआ है कितना, 3.82 और आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 220 को डिवाइड कर दे किससे बच्चों, 3.82 से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। और रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है, वो है 57.60 ओम। कितनी बच्चों, 57.60 ओम। ये तो इसका आंसर हो गया। अब बच्चों आपके लिए होमवर्क है, वैसे भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन तो दिया हुआ है, तो आपके लिए ये होमवर्क है और होमवर्क से मुझे चाहिए क्या निकालना, पावर और V की मदद से करंट और रेजिस्टेंस निकालना। सेम तो तरीका है भाई, सेम तरीके से निकल जाएगा। तो ये होमवर्क है और एनसीईआरटी में आंसर लिखा हुआ है, मेरी बुक भी सामने ही पड़ी हुई है, तो ये आप खुद करके दिखाएं। ठीक है, तो ये कर लेंगे आप, बोलिए, बिल्कुल करना चाहिए आपको। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए, 100 जूल। जूल जैसे ही नाम आता है तो हीटिंग याद आता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको 100 जूल क्या दिया हुआ है, हीट दी हुई है। तो हीट दी हुई है कितनी बच्चों, 100 जूल दी हुई है। ठीक है, हीट कितनी दी हुई है, 100 जूल दी हुई है। इस प्रोड्यूस ईच सेकेंड, ओहो ईच सेकेंड मतलब टाइम कितना दिया हुआ है, ईच का मतलब होता है 1, तो आपको टाइम कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड। इन 4 ओम रजिस्टर, तो यहाँ पर रजिस्टर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 ओम दी हुई है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V निकालना है। तो आप बताएं कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पावर का। जवाब है नहीं, पावर का नहीं, क्योंकि यहाँ पे पावर की बात नहीं चल रही, किसकी बात चल रही, हीट की। तो बच्चों बताओ हीट के भी 3 फॉर्मूले थे, मैं लिख देता हूँ जिससे बार बार लिखने से याद हो जाएगा। हीट का फॉर्मूला था, एक तो था I²RT, याद कीजिए,
एक फॉर्मूला था VIT और एक फॉर्मूला था V²/RT। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे जिससे आपका V निकल जाए? ठीक है, तो V निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा बताएं। देखिए मुझे क्या क्या दिया हुआ है, तो हीट दी हुई है। ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें हीट हो, टाइम हो, रेजिस्टेंस हो। तो हीट हो, टाइम हो, रेजिस्टेंस और V निकालना। तो क्यों ना हम इस फॉर्मूले को लगा दें, सर इस फॉर्मूले को क्यों नहीं लगा सकते, इन सारे फॉर्मूले को इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि इनमें दिक्कत है। सर दिक्कत क्या? क्योंकि हमें करंट नहीं पता। सर कभी करंट निकालना होता तो हम करंट ये वाला फॉर्मूला लगाते। अभी हमें V निकालना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, ये या तो ये, पर ये वाला इसलिए यूज़ नहीं करेंगे, ना तो हमें V पता ना तो I पता, तो कौन सा यूज़ करें? बचा हुआ ये वाला। तो लगा दे फॉर्मूला, हीट इक्वल्स टू क्या बच्चों, V²/RT। हीट की जगह कितना रख दे? सर 100 रख दो। V² निकालना है, R कितना है? 4 है, और टाइम कितना है? 1 सेकेंड है, 1। ये 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 400 इक्वल्स टू V²। 1 का तो कोई मतलब ही नहीं, मतलब V² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 400। अब आप जानते हैं स्क्वायर जब इक्वल्स टू के पार जाता है तो अंडर रूट हो जाता है। तो V बताओ 400 का रूट कितना होगा? 20 वोल्ट। हाँ है ना बच्चों? सर बिल्कुल होगा, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल यही होगा। तो V इक्वल्स टू या फिर कहें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होने वाला है? 20 वोल्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लें। अभी हमें और भी न्यूमेरिकल करने हैं जो NCERT में दिए हुए हैं और टॉपिक को जल्दी ख़त्म करने वाले। नोट डाउन कर लें बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम 3 क्वेश्चन करते हैं। आपके NCERT बुक की एक्सरसाइज के पेज नंबर 222 पे ये 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो हीट और पावर से रिलेटेड है। चलिए ये IMP क्वेश्चन को कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 हम देख रहे हैं जो कि आपके पेज नंबर 222 NCERT पे मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए, विच यूजेज मोर एनर्जी, मतलब इन दोनों में से कौन ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगा। पहला कौन है? 250 वॉट का टीवी सेट है जो 1 घंटे तक चलता है। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पर लिखते जाता हूँ। तो यहाँ पर पहले किसकी बात चल रही है? टीवी सेट की। और टीवी सेट की पावर कितनी है? तो पावर जो है वो है 250 वॉट। और ये कितने घंटे तक चलता है? तो भैया ये चलता है 1 घंटे तक चलता है। और एक और कौन दिया हुआ है? तो एक दिया हुआ है टोस्टर दिया हुआ है। टोस्टर की पावर कितनी दी हुई है? तो टोस्टर की पावर जो दी हुई है वो है 1200 वॉट दी हुई है। और ये कितने मिनट तक चलता है? तो यहाँ पर टाइम जो दिया हुआ है, ये टाइम यहाँ पर कितना दिया था? 1 आवर। और यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है? 10 मिनट्स। अब कौन सा ज़्यादा यूज़ होता है, कौन ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है? तो भैया आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर क्या होता है? तो याद कीजिए, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। हाँ सर ये तो हमें याद है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम होता है। कभी मैं इसे P1, T1, P2 और T2 नाम दूँ तो बच्चों पहले आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई कमर्शियल यूनिट की तो बात नहीं चल रही है एनर्जी की, जनरल यूनिट की बात चल रही है। और जनरल मतलब SI यूनिट की। और SI यूनिट में ये वॉट में होता है। तो टाइम कितने में होना चाहिए? टाइम होना चाहिए सेकंड में। तो बच्चों बताओ 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। ये तो आपको पता ही होगा। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 60 × 60 इज़ 3600 सेकंड। और कभी हम यहाँ पर देखें तो 10 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 10 मिनट्स में कितने सेकेंड होंगे बच्चों? 600 सेकेंड। ये मैथ्स तो सिंपल सा है। तो आप एनर्जी निकालें दोनों केस में। तो फर्स्ट केस में हम एनर्जी निकालते हैं किससे? एनर्जी निकालते हैं किस केस में? टीवी सेट्स में। तो पावर इनटू टाइम, तो पावर है 250 और टाइम कितना है? 3600। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने ज़ीरो आ गए? 2 और एक 3 ज़ीरो तो इसके आ गए। 25 6 150 और 150 का कैरी आएगा 15। 25 3 75 और 75 + 15 इज़ इतना। तो कितना आ गया बच्चों? आंसर आएगा 9 ×
10⁵ जूल। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हम एनर्जी निकाल रहे हैं किसकी, टोस्टर की। देखते हैं टोस्टर कितनी एनर्जी यूज़ करता है। तो टोस्टर की पावर है 1200 वाट और कितने टाइम तक यूज़ होता है, तो 600 सेकेंड तक। मल्टीप्लाई करें तो 2 ज़ीरो और 2 ज़ीरो मिलके कितने ज़ीरो हो गए, 4 ज़ीरो हो गए बच्चों, 4 ज़ीरो, 2 ज़ीरो 2 ज़ीरो 4 ज़ीरो और 12 सिक्सा कितना 72। तो कभी आप इसे लिखें पावर की टर्म में तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर 10⁴ ज़ीरो तो हो गए। और कभी आप इसे 7.2 लिखें तो 7.2 इंटू 10⁵ जूल। सर ये कैसे लिखा, देखिए ये तो कितना हो गया, ये हो गया 10⁴। तो आप इसे क्या लिखते हैं 72 इंटू 10⁴, 72 इंटू 10⁴। पर मैंने इसे 7.2 लिख दिया तो 10⁵ हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि कौन ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा है, तो भैया कौन ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कौन ज़्यादा यूज़ कर रहा है, टीवी वाला। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि भैया एनर्जी ज़्यादा यूज़ टीवी वाला कर रहा है एज़ कंपेयर टू टोस्टर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। क्लियर है पहला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सर आ गया, बिल्कुल आ गया, बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला ही तो था, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिना देर किए, आपके टाइम का बहुत ध्यान रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी का पेज नंबर 222 का ही एक क्वेश्चन है। इन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है देखते हैं, तो रेजिस्टेंस है 8 ओम। ड्रॉज अ 15 एम्पियर। 15 एम्पियर मतलब कि करंट दिया हुआ है कितना, 15 एम्पियर। हाँ सर दिया हुआ है। फ्रॉम द सर्विस मेंस 2 आवर्स, मतलब टाइम दिया हुआ है कितना, 2 आवर का दिया हुआ है टाइम। अब आपको निकालना है कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज़ डेवलप, मतलब आपको हीट निकालनी है। बिल्कुल सर निकालनी है। अब आप हीट निकालनी है और यहाँ पर कोई कमर्शियल यूनिट की बात नहीं चल रही, तो आप देखेंगे रेजिस्टेंस की यूनिट तो सही है 8 ओम, करंट की यूनिट भी जो है एम्पियर में है, ये भी बिल्कुल सही है, पर जो टाइम है वो सही नहीं है। टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है। क्या होती है बच्चों, सेकंड। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 2 घंटे में कितने होंगे बच्चों, 7200 सेकंड होंगे कि नहीं होंगे बच्चों, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 1 घंटे में 3600 सेकेंड यहाँ पे पढ़ाया था, तो 2 घंटे में कितने होंगे 7200 सेकेंड। और आपको निकालना क्या है, हीट निकालनी है। तो हीट का फॉर्मूला होता है I²RT। हाँ सर बिल्कुल होता है I²RT, आपने तो सिखाया था। I² मतलब 15 का स्क्वायर, रजिस्टेंस कितना है 8 और टाइम कितना है 7200, मल्टीप्लाई करें तो 15 का स्क्वायर 225 इंटू 8 इंटू 7200। सॉल्व करते हैं। कभी आप इसे सॉल्व करें तो मुझे लगता है 225 इंटू 8 होता है 2000। कितना होता है बच्चों 2000। तो 2000 का मल्टीप्लाई 225 का मल्टीप्लाई 8 से करें तो 2000 का मल्टीप्लाई 7200 से। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो 2 ज़ीरो और 3 ज़ीरो मिलकर कितने हो जाएंगे 5 ज़ीरो। हाँ सर बिल्कुल हो जाएंगे। और 72 टू इज़ 144। तो कभी आप टोटल आंसर लिखें तो आएगा 1 2 3 4 5 10⁵ और कभी 10⁶ में लिखना है तो 14.4 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर कमर्शियल यूनिट की बात नहीं चल रही, तो यहाँ पर ये आंसर क्या होगा, बिल्कुल एकदम फिट बैठेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, आई दिया है, आर दिया है, टी दिया हुआ है और एच निकालना है, तो I²RT मल्टीप्लाई तो करना है और क्या करना है। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 लैम्प्स है, 1 रेटेड 100 वाट, मतलब एक बल्ब जो है, ये रहा पहला बल्ब, इस बल्ब की पावर दी हुई है, देखिए कितनी दी हुई है 100 वाट दी हुई है। और उसका V कितना दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 220 वोल्ट दिया हुआ है। देखिए पहला बल्ब है। और एक और बल्ब है, मैं इसको दूसरे पेन से बना देता हूँ। ठीक है, तो दूसरा बल्ब जो है वो ये रहा। दूसरे बल्ब का पावर कितना दिया हुआ है 60 वाट दी हुई है और V कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ है।
आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, इनको किस में कनेक्ट किया हुआ है? पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। इसे एक सप्लाई से कनेक्ट किया गया है। हाँ सर, किया गया है। वॉट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, ये लाइन है, इस लाइन से करंट ड्रॉ हुआ है। इफ सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट, सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब आपसे पूछा है कि भैया यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है। देखिए क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मैं क्वेश्चन को एक बार और बता दूं। क्वेश्चन समझ में आएगा तो ही तो हम आगे बढ़ पाएंगे, क्वेश्चन ही नहीं आया तो फिर मज़ा कैसे आएगा। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। और ये अच्छा दिख रहा होगा डायग्राम, क्योंकि बहुत ज़्यादा हौच पौच करने की कोशिश की थी मैंने। चलिए अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर हमने तो ये सीखा है कि रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, यहाँ पे तो जाने क्या पैरेलल में दे दिया है। हाँ तो बच्चों देखिए, यहाँ पर पावर दिया हुआ है और वे दिया है, तो रेजिस्टेंस निकल सकता है पावर के फॉर्मूले से। तो यहाँ का रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, यहाँ का रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, निकाल लिया। अभी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा के हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और रेजिस्टेंस जैसे ही निकला तो वी, आई और आर के फॉर्मूले से, ओम्स लॉ के फॉर्मूले से करंट निकाल सकते हैं। सर नहीं आया, मैं समझाता हूँ। देखिए पहले तो जगह थोड़ी सी क्लियर कर दूँ, तो ये आपने लिख लिया होगा, तो अब मैं जगह थोड़ी सी क्लियर कर दूँ, फिर आपको समझाता हूँ तो मज़ा ज़्यादा आएगा, तभी क्लियरिटी बनेगी। और ये क्वेश्चन जो है आखिरी क्वेश्चन भी है, जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ इतनी जगह में हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रखा है कि दो बल्ब हैं, पहले बल्ब की पावर 100 वॉट है और V कितना है 220 वोल्ट। तो मैं फर्स्ट बल्ब की बात करता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सा बल्ब है, फर्स्ट बल्ब। फर्स्ट बल्ब की पावर दी हुई है, V दिया हुआ है, तो बच्चों पावर का फॉर्मूला याद कीजिए, एक फॉर्मूला होता था V²/R। हाँ है ना बच्चों, होता था सर, बिल्कुल होता था। पावर, इसको मैं रेजिस्टेंस को R1 नाम देता हूँ। पावर कितनी दी हुई है, पावर दी हुई है 100 वॉट। देखिए पावर 100 वॉट है और V कितना है, तो V जो है वो है 220 का स्क्वायर है। और रेजिस्टेंस हमें निकालना है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल देंगे। सर कैसे निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो R1 यहाँ आ जाएगा, 220 का स्क्वायर कितना होगा 48400। ये 222 का स्क्वायर, 220 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर मुझे पता है 484 होता है, और 0 का स्क्वायर 2 0, और ये 100 जो है यहाँ पर है वो यहाँ आ जाएगा, तो 100 नीचे आ गया। सर नहीं आया समझ में, R1 यहाँ चले गया, 100 यहाँ आ गया। अब एक 0 से एक 0 कैंसल, तो रेजिस्टेंस बोलो कितना आ गया, पहला रेजिस्टेंस 484 ओम। हाँ सर बिल्कुल आ गया। अब हम सेकंड बल्ब की बात करते हैं, किसकी बच्चों, सेकंड बल्ब की। तो सेकंड बल्ब के लिए भी यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं और रेजिस्टेंस को मैं R2 नाम देता हूँ। पावर कितना दिया हुआ है, तो पावर है 60 वॉट, और V कितना दिया हुआ है, तो V दिया हुआ है 220 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस R2। R2 सिमिलरली हम इसी फैशन में निकालेंगे, R2 को यहाँ ले जाए, 60 को यहाँ ले जाओ, तो 48400 और 60 नीचे गया तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 484/6 ओम। मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डेसिमल में आएगा, क्या मतलब सॉल्व करने से। अब बच्चों बताओ, ये दोनों बल्ब किस में है, पैरेलल में है, तो इनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, पैरेलल में होगा। इनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, पैरेलल में। तो लिखेंगे सिंस दिस बल्ब्स आर पैरेलल, आर इन पैरेलल, तो पैरेलल का फॉर्मूला याद है, पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला क्या होता था इक्विवेलेंट का, हाँ सर याद है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। हाँ सर ये तो याद है हमें। तो R इक्विवेलेंट निकालना है तो R1 की वैल्यू डालो, कितनी है 484, और R2 की वैल्यू डालो, तो R2 की वैल्यू है 484/6 ठीक है बच्चों। यहाँ पे कर देता हूँ, जगह की तो कमी पड़ेगी, तो एक काम करते हैं इसे रफ ही कर देते हैं, जगह की तो कमी पड़ने वाली है।
चलिए, तो अब क्या कर रहे हैं अपन, आपको R इक्विवेलेंट निकालना है, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/484। ये 6 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6/484। एलसीएम बच्चों बताओ, एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा 484, और ये ऐड हो गया तो 1 + 6 मिलके कितना हो जाएगा, 7/484। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो R इक्विवेलेंट जो आएगा इसको रेसिप्रोकल कर दें तो 484 / 7। क्या ये कट रहा है, देखते हैं, शायद से 7 × 6 = 42, नहीं ये कट नहीं रहा है, तो हम इसे यहीं पर छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे कटेगा तो। अब हम क्या लगा दें, अब आपको निकालना है क्या, करंट निकालना है। अब देखिए इनके पैरेलल का आंसर तो ये आ गया, ठीक है। डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ये 220 वोल्ट की बैटरी, यहाँ से करंट निकल रहा है, और अब ये दोनों बल्ब पैरेलल में है, तो पैरेलल का आंसर हम निकाल चुके हैं, पैरेलल का आंसर हम निकाल चुके हैं। बच्चों बताओ कितना निकाला है, तो हमने निकाल लिया है 484/7 ओम। तो यहाँ से आप क्या लगा दे बच्चों, यहाँ से लगा दे कौन सा ला, ओम्स ला लगा दे, ओम्स लॉ बोलो क्या होता है, V = IR। V कितना है, 220 वोल्ट, I हमें निकालना है, और रेजिस्टेंस कितना है 484/7। सर कैसे निकाले करंट, देखिए कैसे निकालिएगा, 220 एज इट इज़, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई में गया तो ऊपर चले गया, और 484 नीचे चले गया, ठीक है। अब मुझे लगता है कि 22 10 रुकेगा, मैं यहाँ पे दूसरा पेन यूज़ करता हूँ, 22 10 220, 22 2 44, और 22 2 44, ये 22 का स्क्वायर ही होता है, वैसे पता होना चाहिए। तो करंट कितना आ गया बच्चों, करंट आ जाएगा, ये और कट सकता है, 2 5 11, तो करंट आ जाएगा 7 5 35/11। इसे सॉल्व करें तो 11 3 33, 22 बचा, 2 बचा, तो 11 1 11, 9 बचा तो 8। तो बच्चों ये सॉल्व करना तो आपको आना चाहिए। ये आंसर मैंने निकाल दिया टोटल करंट का, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा था पर मज़ेदार था। माना कि दो बल्ब पैरेलल में है, पैरेलल में तो इनका रेजिस्टेंस निकाले, पहले बल्ब का, दूसरे का निकाला, ये निकाल लिया फॉर्मूले से, और रेजिस्टेंस निकालने के बाद उनका इक्विवेलेंट निकाला, इक्विवेलेंट निकालने के बाद ओम्स लॉ लगा दिया, ठीक है। तो बच्चों आज हम इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हीटिंग इफेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, पावर के फॉर्मूले भी अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और न्यूमेरिकल भी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। चलिए आज हम इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं, और जल्दी ही नए लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।